Assalamu alaikum dear students and welcome to our video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and today we will continue with our previous topic that is elements of research design, and this is part 2 of our lecture. हमने ये डिस्कस किया था कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर रिसर्च प्रोसेस. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डिस्कस किया था, वेरिएबल्स की टाइप डिस्कस की थी, क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया. उसके अलावा हमने फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन, उससे पहले ज़ाहिर है प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है और रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. जो रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च मेथडोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं उनमें से हमने नेचर ऑफ रिसर्च और क्लासेस ऑफ रिसर्च देखे थे. अदर कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे अब सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, दैट इज मेथड ऑफ रिसर्च, टाइम होराइजन, एक्सटेंट ऑफ रिसर्च, इंटरफेरेंस इन रिसर्च, स्टडी सेटिंग्स एंड यूनिट ऑफ एनालिसिस. डाटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग, डिज़ाइन और मेजरमेंट के लिए सेपरेट लेक्चर्स होंगे बिकॉज ये एलेबरेटेड पार्ट है रिसर्च डिज़ाइन का. तो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे. हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा कि नेचर ऑफ रिसर्च को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकती है जिसमें आप डिस्क्राइब करें किसी भी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को, उसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें. फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जिसमें आप कोई न्यू फिनोमिना जैसे कोविड-19 की हमने बात की या टेररिज्म की बात की, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की बात की, हम उसके हवाले से एक्सप्लोर कर सकते हैं. और ज़्यादातर जो भी नॉलेज ग्रो करता है या डिस्कवरीज होती हैं उसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का बहुत कंट्रीब्यूशन होती है. फिर को रिलेशन रिसर्च जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिसर्च है स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट साइंसेज में, जिसमें हम रिलेशनशिप्स देखते हैं. दिस इज़ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, लेकिन इसको थोड़ा सा इसलिए सेपरेट लिखा है कि ये काफ़ी इसका रुझान है लोगों का इसको कोरिलेशन रिसर्च को करने का. और जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच है हमारी, जिसको हमने प्रीवियसली भी काफ़ी डिस्कस किया है, उसमें भी ज़्यादातर कोरिलेशन रिसर्च पे फोकस होती है. एंड देन वी हैव कॉजल रिसर्च जिसमें हम कॉजैलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो हमने ये भी कहा कि जो को रिलेशन रिसर्च है उसमें कॉजैलिटी इस्टेब्लिश नहीं होती, बट सम टाइम्स हम थेरी की मदद से या लॉजिक की मदद से उसमें कॉजैलिटी को मेंशन ज़रूर कर देते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली हम उसमें कॉजैलिटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. जबकि जो कॉजल रिसर्च है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू या सिमुलेशन के थ्रू हम कॉजैलिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. फिर हमने डिस्कस किया था कि क्लासेस ऑफ रिसर्च हैं जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्लासीफाई करते हैं हम रिसर्च को. क्वांटिटेटिव रिसर्च मोस्टली नंबर्स की जो रिसर्च होती है और ज़्यादा साइंटिफिक जो कोर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, और वहीं पे हम बिजनेस स्टडी में भी अपने रिसर्च को ज़्यादातर क्वांटिटेटिव करते हैं, स्पेशली हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच में. जबकि रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकती है जिसमें बजाय इसके कि हम नंबर्स को यूज़ करें, जिस तरह केस स्टडीज़ होती हैं जिनमें हम उनकी करैक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिसर्च मेथड्स. हम इसमें 3 ऑफ द मोस्ट कॉमन रिसर्च मेथड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. आल्दो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो और भी रिसर्च मेथड्स हैं, ये डिफरेंट ऑथर्स इनको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जिसमें हम डिस्कस करेंगे और इसको एक स्टूडेंट के लिए इसको जानना ज़रूरी भी है, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट. बिजनेस रिसर्च रिलेटेड है चूँकि तो केस स्टडी, एंड सर्वे विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिसर्च. एक्सपेरिमेंट और सर्वे का जहाँ तक बात है तो ये ज़हन में रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च और सर्वे तभी किया जाता है जब आप प्राइमरी डाटा पे काम करना चाहते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप केस स्टडी है तो हो सकता है केस स्टडी में प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दोनों ही यूज़ किए जाएं, ठीक है. तो ये बेसिकली मेथड्स भी हैं जिसमें हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेस. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट. अगेन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव जो साइंटिफिक रिसर्च अप्रोच है जो बहुत पॉपुलर है आप बिजनेस स्टडी में, उसमें हम ये एक्सपेरिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं. एक्सपेरिमेंट्स में जिस तरह पहले भी डिस्कस हुआ कॉजल स्टडी में, ये मेन तरीक़ाकार है जिसमें हम कॉजैलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि क्या आई वी
जो है वो डीवी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि इसमें सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है कि आईवी और डीवी का आपस में रिलेशनशिप है, ये हम ये भी कह रहे हैं कि आईवी जो है वो डीवी को अफेक्ट कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये कॉजेलिटी का यहाँ पे आ जाता है आंसर के, जिस तरह स्मोकिंग है तो उसकी वजह से कैंसर है, ये तो ज़रूर हम कहते हैं कि स्मोकिंग एंड कैंसर आर रिलेटेड, ये तो हो गई हमारी को रिलेशनल स्टडी। लेकिन ये इस्टेब्लिश करना कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ भी ये जानना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट उसमें करना पड़ेगा कॉजेलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, दिस इज़ लेस यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन। यानी कि जब हमने कुछ चीज़ एक्सप्लोर करनी हो तो इनिशियली एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसको हम इतने यूज़ नहीं कर सकते, उसकी कुछ रीजंस होती हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए सेटिंग्स जो है वो हमेशा हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो जनरली जब हमने शुरू में कोई चीज़ फिनोमिना एक्सप्लोर करना होता है तो फिर उस टाइम एक्सपेरिमेंट्स इतने यूज़फुल नहीं होते। और फिर उसी हिसाब से जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जिसमें हमने किसी भी फिनोमिना की को डिस्क्राइब करना है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर में इसको देखें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एग्जांपल भी दी है कि हमने डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स जो है उनको कंपेयर करना है, तो वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट इतने यूज़फुल नहीं होते। आल्दो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट व्यू ये है कि दे आर जनरली लेस यूजफुल। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में सर्वे या केस स्टडी या उसके अलावा जो हमारी ऑब्जर्वेटरी रिसर्च है या एथनोग्राफिक रिसर्च है, उनको भी हम कर सकते हैं, वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट में वी इन्वेस्टिगेट कॉजल रिलेशनशिप। कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? बाय यूजिंग टेस्ट कंट्रोल्ड, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर सेल्फ। इसको हम आगे एग्जांपल से भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। द रिसर्चर मैन्युपुलेट्स का मतलब होता है कि अब रिसर्चर चेंज करता है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है, उसके पास इख्तियार होता है, उसके पास कंट्रोल होता है, जिससे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकता है किसी भी तरीके से। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ दिस मैनिपुलेशन ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ और फिर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अभी एक एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो प्राइमरीली क्वांटिटेटिव होती है, और इसमें या हम फील्ड एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और हम लैब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ये हम अपने जो फर्दर टॉपिक है स्टडी सेटिंग, उसके अंदर हम ये चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, फील्ड एक्सपेरिमेंट वर्सेस lab experiment. So let's discuss an example of experiment. In a simple experiment, we want to test for the impact of motivation training on staff. So we want to test for, ये test दो दफा लिखा गया, इसको यहाँ से हम कट डाउन कर देते हैं। In a simple experiment, we want to test for the impact of मोटिवेशन ट्रेनिंग ऑन स्टाफ। अब आपका मैनेजर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशनल ट्रेनिंग कराना चाह रही है, लेकिन वो ये देखना चाह रही है कि उस मोटिवेशन ट्रेनिंग का स्टाफ की मोटिवेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट इसमें किया जा सकता है। उस एक्सपेरिमेंट में ये होगा कि वी विल सिलेक्ट सम पोटेंशियल ट्रेनिंग। सबसे पहले तो कुछ ट्रेनिंग्स को सिलेक्ट किया जाएगा, रैंडम सिलेक्शन हो तो बेहतर है, और फिर उनको हम रैंडमली डिवाइड कर देंगे दो ग्रुप्स में। अच्छा जी, एक ग्रुप कौन सा होगा? ट्रीटमेंट ग्रुप, ये वो ग्रुप है जिसको ट्रेनिंग मिलेगी। और दूसरा ग्रुप कौन सा होगा? कंट्रोल ग्रुप, ये वो ग्रुप है जिसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, इसको हमने एज अ कंट्रोल रखा हुआ है ताकि हमें पता चल जाए कि ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस है या नहीं है। अब ट्रेनिंग देने से पहले आप दोनों ग्रुप्स की मोटिवेशन लेवल को टेस्ट कर लें। अच्छा, किस तरह टेस्ट किया जा सकता है? जाहिर है कोई सर्वे होगा जिसे हम उसको उनको एक क्वेश्चनेयर दे दें और क्वेश्चनेयर में वो फिलअप कर दें। तो इसका मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट के अंदर सर्वे के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने किसी भी तरीके से उनकी मोटिवेशन को टेस्ट कर लिया, इसको हम कहेंगे प्री टेस्ट। फिर आप क्या करें कि आप मोटिवेशन ट्रेनिंग दिलवाएं सिर्फ ट्रीटमेंट ग्रुप को, यानी कि आपने सिर्फ एक ग्रुप को ट्रेनिंग देनी है, और जो दूसरा ग्रुप है उसको मोटिवेशन ट्रेनिंग नहीं देनी, लेकिन जस्ट टू कीप देम एंगेज। अब ये बात भी ध्यान में रखें कि आपके जो दोनों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको नहीं पता कि उनको क्या ट्रीटमेंट दी जाने लगी है। उनको सिर्फ रैंडमली आपने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, उनकी लेवल ऑफ मोटिवेशन मेजर किया है दोनों ग्रुप्स की। फिर एक ग्रुप को आपने दी है ट्रेनिंग, उस ग्रुप को आप ट्रीटमेंट ग्रुप का नाम दे दिया आपने, और दूसरे
ग्रुप जिसका नाम कंट्रोल ग्रुप है, उसको आपने कोई और ट्रेनिंग दे दी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग दे दी, लेकिन जो भी ट्रेनिंग है वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, फिर आपने क्या किया कि आपने फिर से, यानी जब ट्रेनिंग हो गई तो फिर से उनकी लेवल ऑफ मोटिवेशन मेजर कर, और इसको आप पोस्ट टेस्ट का नाम दिया। पहले था प्री टेस्ट और फिर पोस्ट टेस्ट। अब अगर मोटिवेशनल ट्रेनिंग, वो जो भी ट्रेनर है उसकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल है, तो फिर जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसकी लेवल ऑफ मोटिवेशन हायर होनी चाहिए। यानी कि ट्रेनिंग, मोटिवेशन ट्रेनिंग से, जिसको हम MT का नाम दे देते हैं, लेवल ऑफ मोटिवेशन हाई हो जाए अगर उस ग्रुप की जिसको आपने ट्रीटमेंट दी है, तो फिर हम कहेंगे कि मोटिवेशन ट्रेनिंग इंक्रीजेस द लेवल ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, ये तो एग्जांपल यहाँ पे इसलिए कोट की गई कि हम ज़्यादा बिजनेस रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आजकल कोविड-19 की वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये आया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी एक वैक्सीनेशन के ऊपर ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट कर दिए, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स। अच्छा, ये ह्यूमन ट्रायल्स क्या हैं? यानी कि एक वैक्सीनेशन बनाई, ठीक है, एक वैक्सीनेशन बनाई, आपने उस वैक्सीनेशन को, आपको तो नहीं पता कि वो वैक्सीनेशन जो है वो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपको इम्यूनेशन देगी या नहीं देगी, यानी सेव करेगी या नहीं देगी, तो आप उसको ह्यूमंस पे टेस्ट करेंगे। अच्छा, उस टेस्ट का तरीका ये होगा कि पॉसिबल है कि बहुत सारे ह्यूमंस जो है वो उनके अंदर खुद ही इम्यूनेशन आ जाए, वो खुद ही इम्यून हो जाए उस वायरस से। तो आप फिर दो ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे, एक ग्रुप को आप वो वैक्सीनेशन देंगे और दूसरे ग्रुप को आप कोई और मेडिसिन देंगे, लेकिन वो वैक्सीनेशन नहीं देंगे, और ये रैंडम सिलेक्शन होगी। और जिनको आपने वो इंजेक्शन लगाया, उनको नहीं पता कि उस इंजेक्शन में वो वैक्सीनेशन है जो उस कंपनी ने बनाई है या उन रिसर्चर्स ने बनाई है, या उसके अंदर कोई और प्लासीबो जिसे हम कहते हैं, कोई और फेक मेडिसिन है, या किसी और बीमारी की मेडिसिन आपने उनको दे दी है। तो उसके बाद आप कुछ अरसे बाद फिर रिजल्ट्स देखते हैं। अगर तो वाकई वो ग्रुप जिसको आपने वो मेडिसिन या वो वैक्सीनेशन दी है, जो आप बना रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में, उसको उसका फ़ायदा होता है, यानी वो कोरोना वायरस से इम्यून हो जाएंगे अगर ये तो फिर ये वैक्सीनेशन सक्सेसफुल है, फिर आप इसको पब्लिक के लिए ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह मेडिकल साइंसेज में, इसी तरह बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में एक्सपेरिमेंट्स यूज़ होते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक्सपेरिमेंट्स का इशू ये है कि दे आर कॉस्टली। चूँकि वो कॉस्टली होते हैं, और हर सेटिंग में, अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे स्टडी सेटिंग में, कि हर जगह पे, हर सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए जा सकते। इस वजह से इनका रुझान जो है वो बिजनेस स्टडीज़ में कम है, यानी कि इनकी, दे आर नॉट एज पॉपुलर इन बिजनेस रिसर्च एज सम अदर मेथड्स। Another popular method, which is the second method of research, or specific to our business research, is case study. आपने बहुत सारे अपने, स्पेशली जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जिस तरह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इनमें आपने केस स्टडीज़ अपनी बुक्स में देखी होंगी। केस स्टडी बेसिकली बनाई जाती है टू एक्सप्लोर इन डेप्थ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, जैसे कंपनी जो है उसके प्रॉफिट्स लो हो रहे हैं, या कंपनी में टर्नओवर रेशो ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, या कंपनी के अंदर एम्प्लॉय, किसी एक एम्प्लॉय है वो एग्रेसिव हो गया किसी एक मीटिंग के दौरान, तो उस पर आप एक केस स्टडी बना सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट सिचुएशंस वर्ल्ड में जो हो रही हैं, उनमें से भी आप केस स्टडी बना सकते हैं, उसको इन डेप्थ आप डिस्कस कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो ये बड़ी टारगेटेड किस्म की एक्सप्लोरेशन होती है। अच्छा, अब इसका तरीकाकार क्या है? आमतौर पे केस स्टडी इतनी ज़्यादा वेल डिज़ाइंड नहीं होती जितनी बाकी रिसर्च मेथड्स होते हैं। सो वी कैन परफॉर्म दिस इन्वेस्टिगेशन आइदर डायरेक्टली,
by interviews or observations, or indirectly by studying company reports or company documentation. तो यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि केस स्टडी के अंदर प्राइमरी डाटा भी हो सकता है और सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है, जबकि एक्सपेरिमेंट्स जो हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किए थे ये टोटली प्राइमरी डाटा पे बेस करता है, यानी कि फर्स्ट हैंड डाटा रिसर्चर खुद कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि केस स्टडी में हम प्राइमरी डाटा भी हो सकते हैं और सेकेंडरी डाटा दोनों हो सकते हैं। केस स्टडी यूजुअली जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। चूंकि इसमें सब्जेक्टिव डाटा ज़्यादा होता है, नंबर्स पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो केस स्टडी बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च क्लास को ज़्यादा एम्प्लॉय करती है एज कम्पेयर टू क्वान्टिटेटिव। बट अगेन दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, कुछ ऐसी केस स्टडीज भी होती हैं जो थोड़ी बहुत क्वान्टिटेटिव डाटा भी अपने डिस्कस करती हैं, क्वान्टिटेटिवली थोड़ा बहुत उसको एनालाइज करती हैं। तो केस स्टडी एज अ रिसर्च मेथड इज़ मोस्टली पॉपुलर। ये इतनी पब्लिश नहीं होती रिसर्च पेपर्स में, लेकिन ये टेक्स्ट बुक्स में या कंपनीज के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें ये मेंशन होती है। इसी तरीके से ये जो आपके प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, नॉट योर रिसर्च जर्नल्स बट योर प्रोफेशनल जर्नल्स, वहाँ पे केस स्टडीज़ का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा है। द मोस्ट पॉपुलर रिसर्च मेथड दैट इज़ द सर्वे। ये आमतौर पे बिजनेस रिसर्च या सोशल साइंसेज रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। दिस सर्वे इज़ यूजली अंडरटेकन थ्रू द यूज़ ऑफ क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज़। हम जब मेजरमेंट के टॉपिक डिस्कस करेंगे और डाटा कलेक्शन के टॉपिक डिस्कस करेंगे तो फिर ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज़ एज अ डाटा कलेक्शन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। It allows the collection of a large amount of data from a sizable population in a highly economical way। यानी कि आप सर्वेस करके यानी क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज के जरिए काफ़ी ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यू माइट हैव टू आइडेंटिफाई सैम्पल। कौन सा सैम्पल है ये सैम्पलिंग के चैप्टर में हम देखेंगे। सैम्पल साइज क्या होना चाहिए, सैम्पल डिज़ाइन क्या होना चाहिए, क्वेश्चनियर कौन सा है जो हमने यूज़ करना है, या इंटरव्यूज़ कौन से हैं जो हमने यूज़ करने, क्वेश्चंस कौन से पूछने हैं अपने पार्टिसिपेंट से। द सर्वे स्ट्रेटजी इज़ वेरी पॉपुलर इन बिजनेस रिसर्च। जैसे मैंने मेंशन किया था, सर्वे को आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों किस्म की रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। सर्वे को आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यानी जिसमें फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जाता है, इस टाइप ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। लेकिन हमने हमारी डिस्कशन में इसको बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और को रिलेशनल रिसर्च में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और बल्कि करते हैं ज़्यादातर ये सर्वे मेथड जो है। तो ऐसा ऐसा हम सर्वे के जो फर्दर तरीक़ाकार होगा, यानी क्वेश्चनेयर का जो डिज़ाइन है या सैम्पलिंग का जो तरीक़ाकार है, उसको हम फर्दर चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे। You need to keep in mind that this is the most popular and most common type of research method that is used in business or other social sciences as well. Okay, once we have decided our research method, either it needs to be an experiment या फिर हमने केस स्टडी बनानी है या फिर हमने सर्वे को यूज़ करना है, तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारी स्टडी का टाइम होराइज़न क्या होगा। टाइम होराइज़न का मतलब ये होता है कि हमारी स्टडी में जो डाटा है, जो हमने डाटा कलेक्ट करना है, वो डाटा कितने टाइम पे बेस करेगा। क्या वो किसी एक ख़ास टाइम या किसी एक ख़ास टाइम पीरियड को डिपिक्ट कर रहा है, या वो डाटा जो है, जैसे हम आगे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में डिस्कस करेंगे, एक ओवर अ टाइम पीरियड, एक लंबे अरसे का डाटा है। तो टाइम होराइजन में जो सबसे पहले जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल डाटा या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल जैसे ही आप नाम सुने, आप ये ज़हन में रखें कि जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वन पॉइंट इन टाइम है, यानी एक दफ़ा एक ख़ास मौके का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। आपने जो क्वेश्चनेयर किसी को दिया या क्वेश्चनेयर किसी को भेजा, तो आपने क्या किया कि आपने उन सब से किसी एक ख़ास टाइम पीरियड में डाटा कलेक्ट कर लिया। तो हम ऐसे डाटा को कहेंगे क्रॉस सेक्शनल डाटा। So, for example, data were collected from stock brokers between April and June of last year
टू स्टडी देयर कंसर्न्स इन अ टर्बुलेंट स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट के हवाले से जो हमने उनसे डाटा कलेक्ट किया वो अप्रैल एंड जून में वन टाइम आपने डाटा कलेक्ट किया। यानी जिसी एक बंदे से आपने डाटा कलेक्ट किया तो फिर दोबारा उसने डाटा नहीं आपको दिया, फिर किसी और बंदे ने। तो इतना अगर आपके पास 150 क्वेश्चनियर्स हैं या 150 इंटरव्यूज हैं तो वो 150 हर बंदा डिफरेंट है जिसने एक दफ़ा ही आपको डाटा दिया, यानी रिस्पोंडेंट 1 का डाटा एक दफ़ा आया, रिस्पोंडेंट 2 का डाटा एक दफ़ा आया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन वी कैन हैव लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, यानी ऐसा डाटा जिसमें एक ही कंस्ट्रक्ट को आपने मल्टीपल टाइम मेजर किया। सो यूज ऑफ सेम सैंपल बट वी कलेक्टेड डाटा एट डिफरेंट टाइम्स। एक ही बंदे से दो दफ़ा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपने डाटा कलेक्ट किया। यानी आपने स्टॉक मार्केट में रिसर्च की, आपने फर्स्ट टाइम अप्रैल और जून में 150 से डाटा कलेक्ट किया एट T1, इसको हम T1 कह देते हैं। फिर आपने 6 मंथ्स के बाद ये देखने के लिए कि क्या लोगों का ट्रेंड इसमें चेंज हुआ है, आपने उन्हीं 150 से T2 टाइम पे दोबारा डाटा कलेक्ट किया। सो इसके बीच में आपने डिफरेंस रखा फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का। तो अब ये आपकी स्टडी बन गई लॉन्गिट्यूडनल। ये भी पॉसिबल है कि आफ्टर 1 ईयर आपने फिर से डाटा कलेक्ट किया, इसको आपने T3 का नाम दे दिया। तो जब आपने मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम पे डाटा कलेक्ट किया तो ऐसे डाटे को या ऐसी स्टडी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। so, इसके एग्जांपल क्या कोट की है, अ मार्केटिंग मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन ट्रेसिंग द पैटर्न्स ऑफ सेल्स of a particular product in 4 different regions of country on a quarterly basis, यानी कि वो क्वार्टरली उसका डाटा कलेक्ट करेगा फॉर नेक्स्ट 2 years। क्वार्टरली का मतलब होता है आफ्टर एवरी 3 months। सो सिंस डाटा विल बी कलेक्टेड सेवरल टाइम्स का यहाँ पे जो जिक्र है कि मल्टीपल टाइम्स पे डाटा जो है उसने कलेक्ट करना है टू आंसर द सेम इशू, द स्टडी फॉल्स इनटू द लॉन्गिट्यूडनल कैटेगरी। सो क्या डिफरेंस था, क्रॉस सेक्शनल में हमने एक दफा डाटा कलेक्ट किया और वही डाटे को हमने एनालाइज किया, उसी डाटा के ऊपर हमने डिसीजन लिया। लॉन्गिट्यूडनल में हमने मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम पे डाटा कलेक्ट किया। एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर प्राइमरी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्यों लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले एक डाटा कलेक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद यानी मैनिपुलेशन के बाद डाटा कलेक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर ऑफ कोर्स इट टेक्स मोर टाइम एंड मोर एफर्ट एंड आर कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। जाहिर है अब अगर आपने एक टाइम सर्वे परफॉर्म किया तो आपको लॉन्गिट्यूडनल में वही सर्वे मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें कितनी प्रॉब्लम्स, कितने इश्यूज, क्या वही वाला सैंपल दोबारा मिलना आसान होगा आपके लिए? आमतौर पे ऐसे होता है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम में 500 या 600 लोगों का डाटा कलेक्ट किया तो समटाइम्स वो सारे लोग दोबारा आपसे वापस नहीं मिलते। एक तो ये भी उसमें एफर्ट्स होती हैं, फिर टाइम कि आपको कम अज़ कम अगर आपने 6 मंथ्स का भी गैप रखा है या 1 ईयर का गैप आमतौर पे रिकमेंडेड भी होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप, तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा अपना डाटा को दोबारा से कलेक्ट करने के लिए और फिर एनालाइज करने के लिए आपको उतना ही वेट करना पड़ेगा। वेल प्लान लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की इंपॉर्टेंस क्या है। We can identify cause and effect relationship, यानी longitudinal studies can be helpful to establish causality। और causality को हमने कैसे डिफाइन किया था कि IV influence the DV। हमने कहा था कि को रिलेशनल स्टडीज में सिर्फ IV और DV का रिलेशनशिप हम देखते हैं, जबकि जो कॉजल स्टडीज होती हैं उसमें IV का इन्फ्लुएंस DV के ऊपर, जिस तरह हम रिग्रेशन एनालिसिस में करते हैं, तो उस तरीके से हम अपनी कॉजल स्टडीज में ये देखते हैं कि क्या स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो रहा है, क्या इस मेडिसिन की वजह से ट्रीटमेंट हो रही है, क्या मोटिवेशनल ट्रेनिंग की वजह से मोटिवेशन हाई हो रही है। तो ये जो कॉजैलिटी की बात है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो है वो कॉजैलिटी को
इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल हो सकती है। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल, वन कुड स्टडी द सेल्स वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कितनी बिकी बिफोर एंड आफ्टर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से पहले उसकी सेल और एडवर्टीजमेंट के बाद उसकी सेल, एंड प्रोवाइडेड अदर एनवायरमेंटल चेंजेस हैव नॉट इम्पैक्टेड द रिजल्ट, यानी ये भी ज़रूरी है कि एनवायरमेंट थोड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए हमें, ताकि समझ आ जाए कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से यह पॉसिबल है। अब जिस तरह अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एडवर्टीजमेंट भी की, लेकिन लॉकडाउन हो गया, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से या कोरोना वायरस 2 की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो वो सेल्स पे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ ये भी ज़रूरी है, और एक्सपेरिमेंट्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनमें कंट्रोल इन्वायरमेंट हो, कि जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हम तो कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट की वजह से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, लेकिन हुआ ये कि कोई और थर्ड वेरिएबल ने इम्पैक्ट किया, जिसको हम न्यूसेंस वेरिएबल कहते हैं, और आपकी सेल्स ड्रॉप हो गई। तो फिर आप तो सोचेंगे कि एडवर्टीजमेंट सही नहीं थी, हालांकि पॉसिबल है कि एडवर्टीजमेंट ठीक थी, लेकिन कोई और इमरजेंसी की सिचुएशन की वजह से सेल्स ड्रॉप हो गई। सो वन कुड स्टडी द सेल्स वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट बिफोर, यानी डाटा बिफोर T1 पे कलेक्ट किया, एंड आफ्टर डाटा T2 पे कलेक्ट किया, and advertisement, and provided other environmental changes have not impacted on the result, one could attribute the increase in sales volume to the advertisement. If there is no increase in sales, one could conclude that either the advertisement is ineffective और इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू टेक इफेक्ट, यानी कि आपने सिर्फ 4 मंथ्स के बाद डाटा कलेक्ट कर लिया, कोई सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुई, हालांकि आप कितनी एडवर्टीजमेंट टीवी पे या दूसरे मीडियाज पे चला रहे हैं। तो हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट जो है वो 1 ईयर के बाद जाके हो। तो ये सारी चीज़ें हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के ज़रिए डिटर्मिन कर सकते हैं। Another example of a longitudinal study, because they're very important in research, a study of the comparison data pertaining to the reactions of manager in a company towards working women now and 10 years later. ये एक longitudinal field study होगी, and you will be amazed that there are some studies, especially in psychology and medical sciences, जो over decades, बहुत सारे years से वो studies continue हैं, ताकि हम टाइम के साथ साथ जो अफेक्ट हो रहा है, भाई आज से 10 साल पहले विमेन के बारे में जो मैनेजर सोचते थे वर्किंग विमेन के बारे में, अब 10 साल के बाद दुनिया बहुत चेंज हो गई है। अब लोगों के परसेप्शंस चेंज हो गए हैं, अब एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, अब विमेन जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल होती जा रही हैं। तो ये भी एक स्टडी है कि 10 साल पहले आपने मैनेजर्स पे एक सर्वे किया, और उन्हीं मैनेजर्स को आपने 10 साल के बाद, अब चाहे यहाँ पे ये ज़हन में रहे कि उन्हीं मैनेजर से आपने फिर 10 साल बाद दोबारा सर्वे करना है। अगर आपकी T1 में मैनेजर्स कोई और थे और T2 में मैनेजर्स कोई और थे, तो फिर ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं होगी। इसको हम मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल स्टडी ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शर्त है कि T1 में जो मैनेजर्स थे वो ही T2 में भी होंगे, ठीक है। तो सेम सैंपल इज सेम, मोस्ट फील्ड स्टडीज कंडक्टेड however are cross sectional in nature। क्यों? Because of the time, effort and cost involved in collecting data over several time periods। तो ज़्यादातर जो रिसर्च की जाती है सर्वे रिसर्च, वो इस वजह से क्रॉस सेक्शनल होती है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में टाइम, एफर्ट और कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो ये थी हमारा टाइम होराइजन, जिसमें हमने कहा जी क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती है।